नमस्कार, आप देख रहे हैं युग करवट न्यूज और आपके साथ मैं हूं शोभा भारती। पेश है आज का हमारा न्यूज बुलेटिन। आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। उत्तर प्रदेश में 2 दिन और बढ़ा लॉकडाउन, गुरुवार सुबह तक रहेगा लॉकडाउन, हालांकि जरूरी सेवाओं को मिलेगी छूट। बीते 24 घंटे में कोरोना संक्रमितों की संख्या में आई गिरावट, हालांकि अब मरीजों को अभी भी नहीं मिल रही अस्पतालों में जगह। सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर केंद्र और राज्य सरकारों से लॉकडाउन लगाने पर विचार करने को कहा। वैक्सीन को लेकर नेशनल पॉलिसी बनाने के दिए निर्देश। गाजियाबाद के जिला पंचायत सदस्य के चुनाव में बसपा उभरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर। बसपा ने 5, सपा और रालोद 3-3 तो भाजपा ने महज 2 सीटें जीती। और 2 खिलाड़ियों के पॉजिटिव पाए जाने पर आईपीएल में आज होने वाले मैच को किया गया रद्द। बीसीसीआई ने कहा कि टूर्नामेंट रहेगा जारी। उत्तर प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण के चलते योगी सरकार ने लॉकडाउन की अवधि गुरुवार तक के लिए बढ़ा दी है। पहले यह लॉकडाउन मंगलवार सुबह तक था, लेकिन संक्रमण कम न होने पर इसमें विस्तार दिया गया है। हालांकि इस दौरान भी जरूरी सेवाओं से जुड़े लोगों को छूट रहेगी, लेकिन बाजार, साप्ताहिक बाजार पूरी तरह से बंद रहेंगे। आवश्यक सेवाओं से संबंधित प्रतिष्ठान खोले जाएंगे। हालांकि तमाम पाबंदियों के बाद भी यूपी में कोरोना का कहर जारी है। कोरोना के बढ़ते संकट के बीच उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। यूपी में 2 दिन के लिए लॉकडाउन बढ़ गया है, यानी अब मंगलवार बुधवार भी लॉकडाउन रहेगा, जो गुरुवार सुबह 7 बजे तक जारी रहेगा। कोरोना संक्रमण का प्रकोप उत्तर प्रदेश में लगातार जारी है। इसी के चलते उत्तर प्रदेश सरकार ने पहले वीकेंड लॉकडाउन का ऐलान किया था, लेकिन उसे सोमवार तक बढ़ा दिया था। यानी शुक्रवार शाम से मंगलवार की सुबह तक लॉकडाउन था, लेकिन अब इस पाबंदी को मंगलवार बुधवार के लिए लागू कर दिया गया है। इस लॉकडाउन के दौरान किसी भी व्यक्ति को बेवजह बाहर निकलने पर पाबंदी रहेगी। बाजार बंद रहेंगे, साप्ताहिक मार्केट नहीं लगेगी। हालांकि जरूरी क्षेत्र के लोगों को आवागमन में छूट रहेगी और परिवहन भी जारी रहेगा। तमाम पाबंदियों के बीच यूपी में कोरोना का कहर जारी है। प्रदेश में औसतन हर दिन 30,000 से अधिक कोरोना केस आ रहे हैं। बीते 24 घंटे में 30,000 से अधिक मामले सामने आए थे और 288 मौतें दर्ज की गई थी। यूपी में वर्तमान में 3 लाख से अधिक एक्टिव केस हैं। प्रदेश के बड़े शहरों में इस वक्त ऑक्सीजन बेड्स की किल्लत है। लखनऊ, मेरठ, कानपुर, वाराणसी, नोएडा, गाजियाबाद में लोगों को बेड नहीं मिल पा रहा है। होम आइसोलेशन में भी लोगों को ऑक्सीजन के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। दिल्ली के निकट गाजियाबाद जिले में भी हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। बीते 24 घंटे में जिले में संक्रमण के 1085 मरीज सामने आए हैं। संक्रमण से मुक्त मरीजों की संख्या 863 है, तो वहीं बीते 24 घंटे में संक्रमण से 20 मौतें भी हुई हैं। जिले में एक्टिव मरीजों की संख्या 7,117 है। वहीं अब तक कुल जिले में संक्रमण के 49,260 मरीज हैं। संक्रमण से मुक्त मरीजों की संख्या 7,808 और मरने वालों की संख्या 244 तक पहुंची है। प्रदेश के अन्य जिलों में संक्रमण धीरे धीरे कम हो रहा है, लेकिन गाजियाबाद में संक्रमण तेजी से पैर पसार रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज। कोरोना को हल्के में लेने की गलती ना करे, घर पर ही रहे, जरूरी हो तभी घर से निकले, क्योंकि आपके परिवार में आपका कोई इंतजार कर रहा है। कोरोना वैक्सीन अवश्य लगाए, हल्के लक्षण होते ही डॉक्टर को दिखाए, पैनिक नहीं फैलाए, हमेशा मास्क पहने और 2 मीटर की दूरी बनाए रखे, बार बार साबुन से अच्छी तरह हाथों को धोए। कोरोना हारेगा, इंडिया जीतेगा। युग करवट की ओर से जनहित में जारी। देश में कोरोना संक्रमण के मामले बीते 24 घंटे में 3,68,000 नए सामने आए हैं, जबकि 3,000 से अधिक संक्रमितों ने अपनी जान गंवाई है। संक्रमित लोगों की संख्या में कमी आ रही है। हालांकि देश में कोरोना की रफ्तार अभी भी बेकाबू है। मरीजों को अस्पताल में भर्ती होने की जगह नहीं मिल पा रही है, तो वहीं ऑक्सीजन की किल्लत भी दूर नहीं हो पा रही है। संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्यों ने लॉकडाउन बढ़ाया है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के देश में 3,68,000 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद भारत में कोरोना के एक्टिव मामलों का आंकड़ा बढ़कर 34 लाख के पार पहुंच गया है। जबकि कोरोना महामारी के कारण पिछले 24 घंटे में 3,417 मरीजों की जान चली गई है। भारत में कोरोना संक्रमण की बेकाबू रफ्तार के बीच कई अस्पतालों में बेड्स और ऑक्सीजन की कमी है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और पड़ोसी राज्य हरियाणा में लॉकडाउन की अवधि को बढ़ा दिया गया है।
वहीं ओडिशा में भी 14 दिनों के यानी 19 मई तक के पूर्ण लॉकडाउन की घोषणा की गई है। हरियाणा में 7 दिन का लॉकडाउन लगाया गया है, तो वहीं यूपी में गुरुवार सुबह तक के लिए लॉकडाउन बढ़ाया गया है। दिल्ली में कोरोना संक्रमण की स्थिति गंभीर बनी होने के कारण मुख्यमंत्री ने 3 मई को खत्म होने वाले लॉकडाउन को एक और सप्ताह के लिए बढ़ा दिया है। वहीं कोरोना संकट के बीच दिल्ली एनसीआर में मरीज बेड्स और ऑक्सीजन की किल्लत से जूझ रहे हैं। दिल्ली, नोएडा और गाजियाबाद में मरीजों की संख्या दिनों दिन बढ़ रही है, लेकिन अस्पतालों में ना तो ऑक्सीजन है, ना ही बेड्स मिल पा रहे हैं। घरों पर इलाज के लिए भी किसी को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है। ऐसे में संकट बढ़ता जा रहा है। दिल्ली में बेड्स न मिलने पर मरीज गाजियाबाद, नोएडा का रुख कर रहे हैं, जिसके कारण यहाँ के मरीजों के सामने संकट खड़ा हो गया है। ऑक्सीजन का संकट इतना गहराया हुआ है कि अस्पतालों में लगातार 1-2 घंटे की ऑक्सीजन ही रह पाती है। ऑक्सीजन की कमी के कारण मरीजों की मौत हो रही है। यहाँ तक कि गाजियाबाद के एक निजी अस्पताल ने ऑक्सीजन की कमी होने पर मेरठ कमिश्नर को पत्र लिखकर मदद मांगी है। हालांकि मेरठ में भी ऑक्सीजन का भारी संकट बना हुआ है। जिस तेजी से संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ रही है, उस अनुपात में अस्पताल में इलाज के लिए संसाधनों का इंतजाम नहीं हो पा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज़। एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों को लॉकडाउन लगाने को लेकर फिर से विचार करने को कहा है। वहीं कोर्ट ने केंद्र को वैक्सीन को लेकर नेशनल पॉलिसी बनाए जाने और सारी वैक्सीन खुद से खरीदने और उसके बाद राज्यों को अलॉटमेंट करने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने सख्ती से कहा है कि लोकल आईडी के नाम पर मरीजों को भर्ती करने से इनकार नहीं किया जा सकता है। कोरोना की दूसरी लहर पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए कहा है कि लॉकडाउन और वैक्सीन पॉलिसी पर केंद्र विचार करे। लोकल आईडी के नाम पर अस्पताल मरीजों को भर्ती करने से इनकार ना करें। कोरोना की दूसरी लहर रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को वैक्सीन पॉलिसी पर दोबारा विचार करने के लिए कहा है। केंद्र अभी खुद 50% वैक्सीन खरीदता है और बाकी 50% वैक्सीन को निर्माता कंपनी सीधे राज्य और निजी संस्थानों को बेच सकती है। जस्टिस DY चंद्रचूड़ और जस्टिस L नागेश्वर राव और जस्टिस S रविंद्र भट्ट ने कहा है कि संविधान में दिए गए जनता के जीने के अधिकार, जिसमें स्वास्थ्य का अधिकार जुड़ा है, उसे साफ तौर पर नुकसान पहुंचा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि केंद्र और राज्य कोरोना संक्रमण रोकने के लिए लॉकडाउन लगाने पर विचार करें। अदालत कमजोर तबके पर पड़ने वाले लॉकडाउन के सामाजिक आर्थिक नतीजों से वाकिफ है। ऐसे में अगर संक्रमण रोकने के लिए लॉकडाउन लागू किया जाता है तो इससे पहले इस तबके की ज़रूरतों को पूरा करने का ध्यान रखा जाए। वहीं कोर्ट ने कहा है कि अस्पताल लोकल आईडी के नाम पर मरीज को भर्ती करने या ज़रूरी दवाएं देने से इनकार ना करें। केंद्र अस्पतालों में मरीजों को भर्ती कराने के मुद्दे पर 2 हफ्ते में नेशनल पॉलिसी बनाए। इस पॉलिसी को सभी राज्यों को मानना होगा। कोर्ट ने कहा है कि केंद्र वैक्सीन निर्माताओं से दामों पर मोल भाव करे, वहीं सारी वैक्सीन खुद खरीदे और इसके बाद राज्यों के लिए इसका अलॉटमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन किया जाए। केंद्र राज्यों को वैक्सीन निर्माता के साथ दाम पर बातचीत के लिए कह रहा है। केंद्र का तर्क है कि इससे कंपटीशन बढ़ेगा और निजी मैन्युफैक्चरर्स मार्केट में आएंगे, जिससे वैक्सीन का प्रोडक्शन भी बढ़ेगा। लेकिन ऐसा करना 18 से 44 साल तक के आयु वर्ग के लिए नुकसानदेह होगा। इस आयु वर्ग में बहुजन हाशिए पर रह रहे और कमज़ोर तबके के लोग भी हैं। ऐसे लोगों के लिए वैक्सीन का दाम चुकाना संभव नहीं होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज़। जिला पंचायत सदस्य के चुनाव में बसपा ने सभी दलों को काफ़ी पीछे छोड़ दिया। बसपा के 5 प्रत्याशियों ने जीत दर्ज की है। वहीं समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के 2 प्रत्याशी जिला पंचायत सदस्य बने हैं। भाजपा को सिर्फ 2 वार्डों में ही सफलता हाथ लगी है। एक वार्ड पर निर्दलीय प्रत्याशी की जीत हुई है। जिला पंचायत सदस्य के चुनाव में सबसे अधिक बसपा समर्थित प्रत्याशियों ने जीत दर्ज की है। वहीं राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी के 3 प्रत्याशियों ने अपने प्रतिद्वंदियों को कड़ी टक्कर देते हुए जीत का परचम लहराया है। कोई प्रत्याशी करीबी मुकाबले से तो किसी ने एक तरफा जीत हासिल कर अपने प्रतिद्वंदियों को मात दी है। वार्ड 1 से बसपा के अमरपाल चौधरी ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी को 675 वोटों से हराकर जीत हासिल की है। वार्ड 2 से बसपा प्रत्याशी आसिफ चौधरी ने 3556 वोटों से जीत हासिल की है। वार्ड 3 पर भी बसपा प्रत्याशी अनिल गौतम ने 970 वोटों से जीत हासिल की है। वहीं वार्ड 4 पर राष्ट्रीय लोकदल के दया ने जीत हासिल की है। बसपा प्रत्याशी वार्ड 5 से शौकेंद्र ने बड़े अंतर से जीत हासिल की है।
शोकेंद्र ने 9,232 वोटों से जीत दर्ज की है, जो अधिक मत प्रतिशत माना जा रहा है। वहीं वार्ड 6 पर मीनू यादव ने 14,000 वोटों से जीत दर्ज की है, जबकि वार्ड 7 पर राष्ट्रीय लोकदल के अमित त्यागी सरना ने भाजपा के प्रत्याशी पुष्पेंद्र चौधरी को 900 वोटों से हराया। बसपा की प्रिया सिंह को वार्ड 8 से विजयी घोषित किया गया था, लेकिन बाद में राष्ट्रीय लोकदल के पवन सहलोत को विजयी घोषित किया गया। वहीं वार्ड 9 से राष्ट्रीय लोकदल की बबली देवी को 2,578 वोटों से जीत मिली है। वार्ड 14 से भाजपा समर्थित ईश्वर मावी की पुत्रवधू अंशु मावी ने 3,300 वोटों से जीत हासिल की है। इस वार्ड से भाजपा से बागी हो चुकी पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष लक्ष्मी मावी भी चुनाव में खड़ी थी, लेकिन अंशु मावी ने लक्ष्मी मावी को हराया। वहीं वार्ड 13 में भाजपा समर्थित ममता त्यागी ने 907 मतों से जीत हासिल की है। वार्ड 6 से सपा समर्थित मीनू यादव ने 1400 वोटों से अपने प्रतिद्वंदी को हराया है। सपा समर्थित वार्ड 10 की प्रत्याशी नसीम बेगम ने भी 600 वोटों के अंतर से जीत हासिल की है। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज। आईपीएल चैंपियनशिप में कोरोना के कहर से बच नहीं पाई है। कोलकाता नाइट राइडर्स के 2 खिलाड़ी पॉजिटिव पाए गए। खिलाड़ियों के पॉजिटिव पाए जाने पर आज शाम को केकेआर और आरसीबी के बीच होने वाले मैच को रद्द कर दिया गया है। वहीं बीसीसीआई का कहना है कि आईपीएल को रद्द नहीं किया जाएगा, बल्कि खिलाड़ियों की सुरक्षा और मजबूत की जाएगी। आज अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में कोलकाता नाइट राइडर्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के बीच खेले जाने वाले मैच को रद्द घोषित कर दिया गया है। दरअसल केकेआर टीम के 2 खिलाड़ी पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसके बाद मैच रद्द करने का फैसला लिया गया है। केकेआर के वरुण चक्रवर्ती और संदीप वॉरियर कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। ऐसा पहली बार हुआ है कि खिलाड़ियों के कोविड पॉजिटिव निकलने के बाद कोई मैच रद्द किया गया हो। कोरोना काल में आईपीएल के आयोजन पर पहले से ही सवाल उठ रहे थे। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया के 3 खिलाड़ी आईपीएल से हट चुके हैं। वहीं बीसीसीआई का साफ कहना है कि आईपीएल जारी रहेगा। बीसीसीआई ने कहा कि खिलाड़ियों के लिए सुरक्षित माहौल और अधिक कड़ा किया जाएगा। इस बार कोरोना की वजह से देश में सिर्फ 6 शहरों में ही आईपीएल मैच हो रहा है। खिलाड़ियों को ज्यादा सफर न करना पड़े, इसलिए ऐसा किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज। शादी की रस्में चल रही थी। जयमाला की रस्म शुरू हो इससे पहले ही दुल्हन को सूचना मिली कि वह बीडीसी का चुनाव जीत गई है। फिर क्या था, सजी धजी दुल्हन उसी लिबास में मतगणना स्थल पहुंच गई। दुल्हन के मतगणना स्थल पहुंचने पर सभी लोग हक्के बक्के रह गए। घटना रामपुर की है। मिलक इलाके की पूनम बीडीसी चुनाव लड़ रही थी, लेकिन उसे पता ही नहीं था कि शादी के दिन नतीजे आने वाले हैं। पंचायत चुनाव की गिनती के दौरान रामपुर में एक अजीब नजारा देखने को मिला। दरअसल रामपुर में दुल्हन मतगणना स्थल पहुंच गई। सजी धजी दुल्हन को देखकर सब लोग हैरान रह गए। जब मालूम हुआ कि वह उम्मीदवार थी और जीत गई है, तो दुल्हन को मतगणना केंद्र पर आने दिया गया। उसकी शादी की रस्में चल रही थी। इस बीच चुनाव में जीत की खबर भी आ गई, तो दुल्हन अपने आप को नहीं रोक सकी और दुल्हन के लिबास में ही मतगणना स्थल तक पहुंच गई। दरअसल रामपुर के मिलक इलाके की पूनम की शादी बरेली में हो रही थी। पूनम यूपी पंचायत चुनाव में बीडीसी पद पर मैदान में थी। रविवार को मतगणना शुरू हुई तो उन्हें 601 वोट मिले। उनके प्रतिद्वंदी शकुंतला को 31 मतों से पराजित किया। जीत की खबर सुनकर वो मंडप से सीधे मतगणना स्थल आ गई। उनकी जयमाला से पहले की सभी रस्में पूरी हो चुकी थी। जीत का समाचार सुनकर मंडप से सीधे मतगणना स्थल पहुंची और जीत का प्रमाण पत्र लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज। कोरोना को हल्के में ना लें, घर पर ही रहें। जरूरी हो तभी घर से बाहर निकलें, क्योंकि परिवार में आपका कोई इंतजार कर रहा है।
कोरोना वैक्सीन अवश्य लगवाएं। हल्के लक्षण दिखते ही डॉक्टर को दिखाएं। पैनिक ना फैलाएं। हमेशा मास्क पहने और 2 मीटर की दूरी बनाए रखें। बार बार साबुन से अच्छी तरह हाथों को धोएं। कोरोना हारेगा, इंडिया जीतेगा। भाजपा महानगर इकाई को दूसरी बार तगड़ा झटका लगा है। जिला पंचायत सदस्य के एकमात्र वार्ड से भाजपा का प्रत्याशी पराजित हो गया है। महानगर के तहत 3 वार्ड आते हैं, जिसमें सिर्फ वार्ड 7 पर भाजपा ने प्रत्याशी खड़ा किया था। महानगर अध्यक्ष संजीव शर्मा का कहना है कि जाट समाज के 4 प्रत्याशी होने के कारण वोटों का बंटवारा हो गया, जिससे उनकी पार्टी के प्रत्याशी की हार हो गई। लगातार दूसरे चुनाव में भाजपा महानगर इकाई को तगड़ा झटका लगा है। इससे पहले सुल्तान सिंह खारी की मौत के बाद हुए चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी की जीत हुई थी। इस बारे में जब भाजपा महानगर अध्यक्ष संजीव शर्मा से सवाल किया गया तो उन्होंने जातिगत समीकरण को हार का कारण बताया। भाजपा अध्यक्ष संजीव शर्मा ने कहा कि मुरादनगर ब्लॉक के वार्ड 7 से भाजपा प्रत्याशी पुष्पेंद्र चौधरी के अलावा जाट समाज के 4 अन्य प्रत्याशी भी थे। इस कारण जाट समाज के वोटों का बंटवारा हो गया, जबकि त्यागी समाज का एक मुश्त वोट अमित त्यागी सरना को मिला। उन्होंने कहा कि भाजपा महानगर इकाई की ओर से इस चुनाव में कोई प्रयास नहीं छोड़ा गया था। भाजपा कार्यकर्ताओं ने जीत के लिए पूरी ताकत लगा दी, लेकिन जातीय समीकरण ऐसा बना कि भाजपा प्रत्याशी की हार हो गई। संजीव शर्मा ने कहा कि महानगर इकाई की ओर से वार्ड 6 और 8 के लिए प्रत्याशियों के नामों का पैनल पश्चिम उत्तर प्रदेश इकाई को भेजा गया था, लेकिन प्रदेश नेतृत्व ने इन 2 वार्डों में प्रत्याशी खड़ा नहीं करने का फैसला लिया था। वार्ड 7 में भाजपा प्रत्याशी पुष्पेंद्र चौधरी ने कड़ी टक्कर दी है। हर चक्र में दोनों के वोटों का अंतर काफी कम रहा, लेकिन अंत में भाजपा प्रत्याशी पिछड़ गए। भाजपा महानगर अध्यक्ष संजीव शर्मा ने कहा कि भाजपा प्रत्याशी को जाट समाज के और प्रत्याशी होने का नुकसान हो गया। मुस्लिम वोट भी भाजपा को नहीं मिले। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज। बसपा कार्यकर्ताओं ने सोमवार को जिला मुख्यालय पहुंचकर जिला पंचायत सदस्य की चुनाव की गिनती में गड़बड़ी का आरोप लगाया। बसपा जिला अध्यक्ष वीरेंद्र जाटव का कहना है कि मुरादनगर ब्लॉक के वार्ड 8 पर उनकी पार्टी की प्रत्याशी प्रिया सिंह को 294 मतों से जीत हासिल हुई थी, लेकिन नतीजों में रालोद के पवन सहलात को जीता हुआ दिखाया जा रहा था। हालांकि बाद में प्रिया सिंह को ही जीत का प्रमाण पत्र दिया गया। बसपा कार्यकर्ताओं ने सोमवार को जिला मुख्यालय पर पहुंचकर मुरादनगर ब्लॉक के वार्ड 8 के नतीजों को लेकर शिकायत दर्ज कराई। खबर है कि वार्ड 8 से पवन सहलोत को विजयी घोषित किया गया, जबकि बसपा नेताओं का कहना है कि इस वार्ड पर उनकी प्रत्याशी प्रिया सिंह को 294 मतों से जीत घोषित की गई थी। अचानक पवन सहलोत को 56 वोटों से जीत दिखा दिया गया। इसके विरोध में बसपा कार्यकर्ताओं ने जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन के बाद डीएम को एक ज्ञापन सौंपा। बसपा जिला अध्यक्ष वीरेंद्र जाटव का कहना है कि किसी के प्रभाव में आकर जीती हुई प्रत्याशी को हारा हुआ घोषित किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज। गाजियाबाद जिले में ऑक्सीजन का संकट समाप्त होने का नाम नहीं ले रहा है। आलम यह है कि कोविड, नॉन कोविड और होम आइसोलेशन में इलाज करा रहे मरीजों को ऑक्सीजन तक उपलब्ध नहीं हो पा रही है। मदद के लिए लगातार लोग हेल्पलाइन नंबर घनघना रहे हैं, लेकिन वहां से भी मदद नहीं मिल पा रही है। पिछले 1 महीने से जिले में ऑक्सीजन का संकट बना हुआ है, लेकिन हालात जस के तस बने हुए हैं। 1 महीने बाद भी गाजियाबाद जिले में हालात सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। ऑक्सीजन की किल्लत अभी भी कोविड, नॉन कोविड और होम आइसोलेशन में रहने वाले मरीजों को झेलनी पड़ रही है। दूसरे राज्यों को ऑक्सीजन भेजने वाले जिले में ही ऑक्सीजन का भारी संकट है। कोविड अस्पताल लगातार किल्लत को लेकर शिकायतें कर रहे हैं। अस्पतालों को ऑक्सीजन सप्लाई हो, जिला प्रशासन का इस पर पूरा जोर है, लेकिन होम आइसोलेशन में रह रहे मरीजों के लिए खासी दिक्कतें आ रही हैं। हालांकि होम आइसोलेशन के लिए अलग से नोडल अधिकारी और हेल्पलाइन शुरू की गई हैं, लेकिन फिर भी लोग ऑक्सीजन के लिए मारे मारे घूम रहे हैं। जहां कहीं भी रिफिलिंग सेंटर पर उम्मीद नजर आती है, लोग सिलेंडर लेकर पहुंच जाते हैं।
आलम यह है कि अब लोग रिफिलिंग सेंटर के बाहर रात में ही लाइन लगाकर इस उम्मीद से खड़े हो जाते हैं कि ऑक्सीजन आते ही उन्हें मिल जाएगी, लेकिन कई बार यहां से भी लोगों को निराश लौटना पड़ रहा है। इस स्थिति को जिले में 1 महीना हो चुका है, लेकिन ना तो संक्रमण घट रहा है और ना ही ऑक्सीजन की किल्लत ही दूर हो पा रही है। ऑक्सीजन की किल्लत का यह आलम तब है जब प्रदेश के मुखिया से लेकर स्थानीय अधिकारी इस बात का दावा कर रहे हैं कि ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है, मगर हकीकत रिफिलिंग सेंटर के बाहर लाइन में खड़े लोगों को देखकर पता चल जाएगी। ऑक्सीजन की सबसे अधिक किल्लत इस समय होम आइसोलेशन में रह रहे मरीजों को आ रही है। होम आइसोलेशन के लिए 1 सिलेंडर मिलता है, लेकिन जब ऑक्सीजन समाप्त होने लगती है तो परिजनों की भी धड़कनें बढ़ने लगती हैं, क्योंकि दूसरे सिलेंडर का इंतजाम होने तक मरीज की जान पर बन आती है। लोग ऑक्सीजन की कमी दूर करने को लेकर गुहार लगा रहे हैं। आखिर सवाल खड़ा होता है कि ऑक्सीजन की डिमांड के मुताबिक सप्लाई में कहां कमी आ रही है। क्या पिछले 30 दिन में भी प्रशासन जिले में ऑक्सीजन की सप्लाई का आकलन नहीं कर सका है, जिसकी वजह से मरीजों की जान पर बन रही है, या फिर ऑक्सीजन की कालाबाजारी पर रोक नहीं लग पा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज़। तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। गाजियाबाद और आसपास की खबरों के लिए देखते रहिए युग करवट, और विस्तार से खबरों को जानने के लिए पढ़िए युग करवट न्यूज़पेपर। सब्सक्राइब कीजिए युग करवट।